गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको सबको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स की भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो पार्ट 1 मैंने डिमांड एनालिसिस का डाला था 2 दिन पहले। कल क्लास नहीं डाल पाया, सॉरी उसके लिए। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं डिमांड एनालिसिस का। अब तक हमारे लेक्चर 3 अपलोड हो चुके हैं इकोनॉमिक्स के। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो सारे के सारे पहले पुराने लेक्चर्स भी देख लो। साइड बाय साइड अकाउंट्स की क्लासेस भी चल रही हैं। बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं। स्टैटिस्टिक्स भी बड़ी जल्दी आने वाली है। और आपको इस मंथ में, मार्च मंथ में, मैं पूरा सिलेबस तीनों का कंप्लीट करवा दूंगा। और कुछ क्वेरीज आ रही थी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं सर, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जल्दी आएंगे। इकोनॉमिक, स्टैट, अकाउंटेंसी सबके आएंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं आपको। सबसे पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है। फिर डिमांड के साथ साथ मैंने डिज़ायर के बारे में पढ़ाया था कि डिज़ायर क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, परचेजिंग पावर क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं लॉ ऑफ डिमांड की। ये मैंने सारे आपको करवाए थे। जिसने नहीं अभी वो पढ़ी है क्लास तो पहले वो पढ़ लो, क्योंकि अगर आप वो क्लास नहीं पढ़ के आओगे तो आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करो सबसे पहले आप उसको करके आओ, देन आप ये वाला लेक्चर अटेंड करो। क्योंकि देखो, अगर आपको बेसिक्स की चीज़ें नहीं पता होंगी तो जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको वो चीज़ समझ नहीं आने वाली। मैं आज पढ़ाने लगा हूँ आपको रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड। मैं आपको कुछ रीज़न बताने वाला हूँ लॉ ऑफ डिमांड के। रीज़न क्या? रीज़न कि जो डिमांड कर्व होती है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है। कभी कभार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो भाई आपने लॉ ऑफ डिमांड जब करवाया तो आपने देखा कि आपका प्राइस इधर था और क्वांटिटी इधर थी, तो आपकी ये स्लोप डाउनवर्ड है। ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, उसके रीजंस होते हैं। आज सबसे पहला जो रीज़न रहने वाला डेट इज इनकम इफेक्ट। कहता है कि इनकम इफेक्ट करती है उस वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। तो ये इनकम का क्या इफेक्ट है? देखो होता क्या है, जब भी कोई कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज आ जाता है, मीन्स प्राइस कम हो जाता है। तो देखो, अगर मैं 100 रुपया था मेरे पास पहले का, तो अगर एक यूनिट कितने की थी? 10 रुपए की थी। तो 100 रुपये को जो डिवाइड किया 10 तो मैं कितने यूनिट खरीद पा रहा था? 10 यूनिट खरीद पा रहा था। अभी इसी प्राइस इसका कितना हो गया? 5 रुपीज़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसी यूनिट का जो मैं पहले खरीद रहा था इसका प्राइस 5 रुपये हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास 100 रुपया तो है ही है ना। अभी पहले मेरे पास 100 रुपया था तो मैं 10 यूनिट खरीद पा रहा था, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए की एक यूनिट थी। अब यूनिट का प्राइस हो गया 5। अब मैं कितने खरीद पाऊंगा? 20 खरीद पाऊंगा। बट मुझे चाहिए कितनी? 10 ही चाहिए ना अभी भी। तो इसलिए वो कहता है इस केस में हमारा रियल इनकम बढ़ता है। रियल इनकम का मतलब कि पैसा तो उतना ही रहता है हमारे पास। जैसे हमारे पास पैसे तो 100 रुपीज़ ही हैं, बट उस समय प्राइस कितना था प्रोडक्ट का? 10 रुपये था। बट आज भी हमारे पास 100 रुपया है, बट हमारे पास जो प्राइस आ रहा है हमारे पास आज वो कितना है? वो 5 रुपीज़ है। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि जो रियल इनकम होती है वो पर्सन की बढ़ती है। तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जाएगी, उसकी वजह से क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चला जाएगा फिर वो जो स्लोप होती है वो हमारी डाउनवर्ड क्यों आ रही होती है। ठीक है, पहला आप जब भी क्वेश्चन आएगा आपको आपने क्या मार्क करना है? इनकम इफेक्ट। ठीक है, सेकंड में आते हैं, डेट इज अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आपने सबने सब्सटीट्यूशन गुड्स पढ़े होंगे ना। सब्सटीट्यूशन गुड क्या होते हैं? जो एक गुड्स दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकता है, जैसे टी एंड कॉफ़ी। देखो, अगर टी का कॉस्ट बढ़ता है ना तो हम इसको शिफ्ट कर जाते हैं कॉफ़ी पे। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है तो हम शिफ्ट कर जाते हैं टी पे। तो इसी प्रकार क्या होता है, जिस चीज़ का चीपरनेस होगा, जिसका प्राइस कम होगा, हम वही चीज़ परचेज करते हैं। और जिसका प्राइस एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट जो सब्सटीट्यूट कर सकता हो, तो उसको हम कभी नहीं खरीदते जो प्राइस ज़्यादा पे मिल रही हो। जैसे हमारे, मैं एग्जांपल बताता हूँ, टी का प्राइस था 5 रुपये, तो कॉफ़ी का 4 रुपये है, तो हम क्या करेंगे? इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इसका प्राइस 5 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दैट इज़ अ सब्सटीट्यूशनल इफेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाता हूँ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। कहते हैं कि डिमांड कैसे बनती है भाई, इसमें भी कोई कोई फैक्टर होंगे। पहला, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो यार, अभी डिमांड कैसे बनेगी? कंज्यूमर का टेस्ट है उसको डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है। ध्यान से सुनना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब उसका टेस्ट है कि वो पिज़्ज़ा खाएगा, और पिज़्ज़ा कहाँ से खाएगा? डोमिनोज से खाएगा। अभी इसकी ये कैसे बनी कि मैं डोमिनोज के खाऊं? क्योंकि उसका टेस्ट है वो, उसकी वो प्रेफरेंसेस है
कि मैं उधर से ही खाऊंगा, तो उससे क्या जनरेट होती है, डिमांड। सेकंड आती है इनकम ऑफ द पीपल। अगर पैसा होगा तो डिमांड जनरेट होगी, अगर पैसा नहीं होगा तो डिमांड जनरेट नहीं होगी। आप कब बोलते हो मुझे वो चीज़ चाहिए, जब आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा। आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपकी डिमांड कैसे आएगी, नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। चीज़ें ध्यान से सुनना। अभी देखो जो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो होती है ना, इनकम जैसे बढ़ती है तो कंज्यूमर गुड्स को भी बढ़ाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स पक्का बढ़ाएगा। देखो अगर इस समय उस बंदे की, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये प्राइस है, उस समय इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था, अब इसका प्राइस, अब बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा, इसको लेना ज़्यादा स्टार्ट करेगा। ठीक है, पहले उसकी डिमांड ये थी, अब डिमांड ये हो गई। इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अब ध्यान से सुनना, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जैसे ही इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है ना, तो जो उसकी डिमांड होती है ना वो भी कम स्टार्ट हो जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, इंफीरियर मस्ट नॉट हैविंग अ गुड क्वालिटी, जिसकी इतनी ज़्यादा गुड क्वालिटी नहीं होती, तो उस केस में क्या होता है भाई, जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी ना बायर की, तो बायर मीन्स ये इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है, इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट होता है, जैसे ही बायर की इनकम बढ़ जाएगी ना तो इंफीरियर गुड्स वो कम खरीदेगा, फिर वो नॉर्मल गुड्स की तरफ आ जाता है, फिर वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स लेना चाहता है। कोई भी ऐसा दुनिया में बंदा नहीं है जिसकी इनकम बढ़ती हो तो वो बेकार गुड्स लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल के जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे ना तो कार भी लोग परचेज करना कम कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स टी एंड कॉफ़ी होती है, अगर ये लिया तो वो, अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं इंसान। ठीक है, आपको आई थिंक ये दोनों चीज़ें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ वाला, द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। ये आपको डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड हो रहा है कि डिमांड कैसे जनरेट होती है। जैसे जैसे कस्टमर मार्केट में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, फिफ्थ आ गया कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस पे इन्फ्लुएंस होती है हमारी डिमांड, कि अगर उन्हें लगता है कि इन नियर फ्यूचर कोई चीज़ की कॉस्ट 10 रुपये बढ़ेगी, जैसे आप अभी देख रहे हो इसराइल ईरान, अब सबके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी ना कि सर पेट्रोल का प्राइस क्या पता कल बढ़ जाए, 10 रुपये बढ़ जाए, तो सारे दौड़ रहे हो पेट्रोल डलवाने की तरफ। डैट इज़ कॉल्ड एज ए कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। उससे क्या होता है, पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा बन रही है। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वो तो कुछ है ही नहीं, प्रूफ उसका कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये इस समय मैं ऐसी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सेटल डाउन पूरी हो रही है, आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएंगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ तो आपकी डिमांड में असर पड़ेगा, डिमांड जनरेशन कम हो जाती है। अगर ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ, मीन्स बराबर बराबर सबके पास पैसा आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ आपको, ये भी कभी भी एग्जाम में आता है, मूवमेंट अलोंग आ डिमांड कर्व। एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट में क्या होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो भाई, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, मींस एक्सटेंशन का मतलब होता है डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है कम हो जाना। मूवमेंट अलोंग द कर्व का मतलब ये होता है, ये देखो जैसे हमारा ये प्राइस है, ये है P P1 P2, ठीक है,
अब देखते जाना आप। देखो जब प्राइस P1 था तो डिमांड हमारे पास Q1 थी। जब प्राइस P2 हो गया तो जो डिमांड थी वो Q2 हो गई। जैसे प्राइस P3 आ जाता है तो हमारी डिमांड Q3 हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा ना, जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा उसकी डिमांड कम होते जा रही है। देख रहे हो आप, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। ये अलोंग द कर्व होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इज इंक्रीज देन द देर इज अ एक्सटेंशन ऑफ, ये देखो एक्सटेंशन हो रही है ना, तो जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो रही है। दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट आता है इसमें ही शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, बट इसमें क्या होता है, अदर फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अदर फैक्टर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उस केस में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग मतलब पहले ये डिमांड थी अभी ये होगा। अगर अदर फैक्टर्स हमारे फेवरेबल में रहे तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारे फैक्टर्स हमारे फेवरेबल में नहीं रहे तो हमारी डिमांड पहले इधर थी, अब कॉन्ट्रैक्ट होके इधर आ जाएगी वापस। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, डिक्रीज होके। दैट इज द इंक्रीज इन डिमांड, और इस केस में डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये था हमारा डिमांड एनालिसिस। अभी इसके ऊपर एक और टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। कोशिश किया करो जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ तो आप अपनी एनसीईआरटी जो अपने पास हैं उसको पढ़ा करो और क्वेश्चन सॉल्व किया करो कि आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करो कि चीज़ों का एनालिसिस किया करो। ये नहीं करना होता है कि सिर्फ वीडियो देख ली और खुद से एफर्ट्स नहीं लगाए, आपको खुद से एफर्ट्स भी लगाने होंगे। अगर एफर्ट्स लगाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।